नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के संबंध में चर्चा की थी। काफ़ी दिन हो गए, हमने सोचा नई वैकेंसी आने वाली है तो पुनः हम इसकी चर्चा करें। देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो भर्ती परीक्षाएं ली जाती हैं वो मध्य प्रदेश शासन की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है। इसके माध्यम से द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी वर्ग के लिए विभिन्न पद जैसे डिप्टी कलेक्टर, संचालक स्तर के विभिन्न पद, डीएसपी, नायब तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, सीएमओ और विभिन्न विभागों के सहकारिता विभाग, इससे संबंधित जो है वो विभिन्न पदों की भर्ती की जाती है। बात यह है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है हर 4-5 साल में इसका सिलेबस बदल देता है और सिलेबस बदलने के कारण कई लोग जो है उसको समझ नहीं पाते कि हमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कैसे करना है। यदि हम 2012 से पहले की बात करें, 2012 के पहले पीएससी की बात करें तो उसमें क्या होता था, सब्जेक्ट लेना होता था हमें। प्री एग्जाम के लिए भी एक सब्जेक्ट लेना होता था और मेंस जो होता है इसके लिए हमें 2 सब्जेक्ट लेना होता था। प्री के लिए एक सब्जेक्ट अर्थात प्री एग्जाम देने के लिए हमें 2 पेपर देना होता था। तो एक होता था सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी, और दूसरा होता था एक ऑप्शनल पेपर जो हम रखते थे, उसके 120 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता था। तो इस तरीके से ये पुराना पैटर्न है। फिर 2012 में क्या किया, 2 पेपर हुए प्री के लिए, लेकिन सब्जेक्ट को हटा के एक सामान्य अध्ययन कंपलसरी पेपर कर दिया और एक कर दिया एप्टीट्यूड टेस्ट। और उसमें 2012-13 तक क्या हुआ कि दोनों मिलाकर हमारी मेरिट लिस्ट बनती थी, एप्टीट्यूड टेस्ट और सामान्य अध्ययन। उसके बाद में क्या हुआ, 2013 से क्या किया कि इन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसको क्वालिफाइंग भर कर दिया और जो स्क्रूटनी होगी, जो मेरिट लिस्ट बनेगी, वो सिर्फ और सिर्फ सामान्य अध्ययन के आधार पर बनेगी। सामान्य अध्ययन के आधार पर प्री में 2 पेपर पहले भी होते थे, आज भी होंगे। फर्स्ट पेपर जो होगा वो एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा, तर्क शक्ति से संबंधित क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे और वो क्वालिफाइंग होगा, मतलब 40% यदि हमारे आंसर सही है तो सब कुछ सही है। और मेरिट लिस्ट बनेगी सेकंड पेपर के आधार पर जो सामान्य अध्ययन का होगा और उसका जो सिलेबस है सबके लिए कॉमन है, सबके लिए कॉमन है। साथ ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है एक वन विभाग की परीक्षा भी लेता है और ये सम्मिलित रूप से होती है। जो प्रशासनिक पीएससी की देता है वही जो है, जो साइंस ग्रुप, इंजीनियरिंग वाले हैं, ज्योग्राफी वगैरह है, ये लोग जो है वो वन विभाग का भी एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन वन विभाग के लिए क्या होगा, पेपर तो यही होंगे, सेम डे यही पेपर। लेकिन यदि वो वन विभाग का भी भरते हैं तो उनके लिए मेरिट लिस्ट में फर्स्ट पेपर के नंबर भी काउंट होते हैं, सेकंड पेपर के भी नंबर काउंट होते हैं, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है। बात एकदम क्लियर बताई मैंने। यदि जो वन विभाग का भी भरता है साथ में, मतलब प्रशासनिक का तो भरेगा ही, हमारे पास में एक ऑप्शन आता है कि यदि आपका बी है या साइंस ग्रुप के स्टूडेंट है या ज्योग्राफी यदि आपका पीजी वगैरह में है तो फिर आपको वन विभाग का भी भरने की प्राथमिकता रहती है। तो फिर जब हम वन विभाग का भरेंगे तो 2 प्रकार की मेरिट लिस्ट बनेगी आपके लिए। एक प्रशासनिक के लिए अलग बनेगी, डिप्टी कलेक्टर डीसी के लिए, डीएसपी के लिए, नायब तहसीलदार के लिए, सीएमओ के लिए, जनपद पंचायत सीईओ, इसके जो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जो बनेगी, इसके लिए एक लिस्ट अलग बनेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड पेपर के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। और जिन्होंने वन विभाग के लिए भरा है तो उनका
वन विभाग के लिए एक अलग से मेरिट लिस्ट बनेगी और जिसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की काउंटिंग होगी, दोनों को मिलाकर मेरिट लिस्ट बनती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें मेंस की, तो अभी तक 2013 तक क्या होता था कि ये सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के लिए परिवर्तन किए थे और मेंस के लिए हमें 2 सब्जेक्ट ही लेना होता था और दोनों सब्जेक्ट के 300 नंबर के 2 पेपर होते थे। तो ऐसे 4 पेपर इसके होते थे, एक पहले पेपर के 2 पेपर, दूसरा सब्जेक्ट लिया उसके 2 पेपर, तो ऐसे 4 पेपर होते थे 300 नंबर के। तो टोटल ये 4 पेपर कितने के हो गए? 1200 नंबर के। सामान्य अध्ययन के 2 पेपर होते थे, सामान्य अध्ययन के लिए 2 पेपर, एक उसमें करंट अफेयर्स और सब कुछ, एक मध्य प्रदेश लेवल का, एक जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक पेपर। तो 2 पेपर ये होते थे 300 नंबर के, टोटल 6 पेपर हो गए। और एक पेपर होता था हिंदी का, एक पेपर होता था हिंदी का, वो भी 300 नंबर का। तो ऐसे 7 पेपर मेंस के लिए होते थे और टोटल 2100 नंबर का हमारा मेंस होता था। और जब 2100 नंबर के मेंस के बाद में जब हम मेंस क्वालिफाई कर लेते थे तो फिर इंटरव्यू 250 नंबर का इंटरव्यू होता था। तो इस प्रकार 2100 और 250, 2350 से हमारी मेरिट लिस्ट बनती थी। एक बात बड़े अच्छे से समझ लें कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो स्क्रूटनी लेवल पर होती है। चयन जो होता है, अंतिम मेरिट लिस्ट बनती है, वो सिर्फ मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर पहले भी बनती थी और आज भी बनेगी। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि कुछ नए बच्चे हैं जो पीएससी की तैयारी करने के इच्छुक है और कुछ लोग काफी पहले से तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये सिलेबस में जो परिवर्तन हुआ है, परीक्षा के पैटर्न में जो परिवर्तन हुआ है, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा और इसलिए कंफ्यूजन में रहते हैं। कई लोग तो बोलते हैं कि अब हिस्ट्री ज्योग्राफी हमसे पढ़ना नहीं होता, साइंस वाले बोलते हैं कि पीएससी में सिलेक्शन तो सिर्फ और हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़कर ही होता है, हमारा तो होगा ही नहीं, और इस तरीके से कंफ्यूजन में बैठे हुए रहते हैं। जबकि अभी क्या है, सबके लिए कॉमन सिलेबस बना हुआ है। बड़े अच्छे से तैयारी हमें करना होता है इसकी, सिस्टेमेटिक तरीके से हमें तैयारी करना होता है। बड़ा अच्छा कोटेशन मुझे याद आ रहा है, जिनको अपने काम से मोहब्बत होती है, जिनको अपने काम से मोहब्बत होती है, फिर उनको फुर्सत नहीं होती है, फिर दूसरे कोई काम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इधर उधर कुछ भी करने की फुर्सत नहीं होती। तो इस लेवल का हमें अपने काम में व्यस्त करना होता है, तो मध्य प्रदेश पीएससी की लोक सेवा आयोग की तैयारी हम कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे सिलेबस की, तो देखो पहला परिवर्तन 2012 में किया, दूसरा परिवर्तन 2014 की मुख्य परीक्षा के लिए किया। 2012 में क्या किया, फर्स्ट पेपर के लिए जो हम ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था उसे हटा दिया, प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिया। फिर 2014 के लिए क्या किया, जो मुख्य परीक्षा होती थी और उसमें 2 ऑप्शनल पेपर लेते थे उसको भी हटा दिया गया और अब कॉमन सिलेबस हमारे सामने है। कॉमन सिलेबस, थोड़ा सा परिवर्तन 2020 की पीएससी के लिए किया, 2020 की पीएससी के लिए किया, सेकंड पेपर में परिवर्तन किया, थर्ड पेपर में परिवर्तन किया। तो मेंस में क्या परिवर्तन किया, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है, उसे कैसे समझे, कितने घंटे तक तैयारी करें, कितने दिन तैयारी करें कि हमारा जो प्रारंभिक एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाए। बहुत जरूरी है इसे समझना, क्योंकि अंधेरे में तीर चलाने से कोई फायदा नहीं है। जो भी काम करे एक विधिवत प्लानिंग के साथ में करे, परीक्षा के पैटर्न को समझे, सिलेबस को समझे, उसके बाद ही हम तैयारी कर सकते हैं, तो ही हमें सफलता मिलने की संभावना है बहुत अधिक बढ़ जाती है, 100% सफलता मिलती है। तो प्लानिंग हमारी बहुत सही होना चाहिए।
अब हम देखें इसका सिलेबस क्या है, वर्तमान में जो है उसका सिलेबस क्या है। तो दो पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। प्रारंभिक परीक्षा की बात करेंगे। अब हम यहां से आगे जो है सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा की बात करेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा जब भी होगी तो उसके दो पेपर। पहला पेपर जो होगा वो एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें रीजनिंग, मैथ्स ये क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश नहीं आएगा, उसमें इंग्लिश नहीं आएगा। ठीक, क्या है, दो पेपर, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। तो जो प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन, प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन। अब एकदम सिलेबस पे आए हम, एकदम सिलेबस पे आ गए हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, 100 क्वेश्चन होंगे इसमें। हर क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। तो टोटल कितने नंबर का पेपर हुआ, 200 नंबर का हुआ, 200 नंबर का। इसके सिलेबस को जो है बराबर 10 यूनिट में बांटा गया है। कितनी यूनिट, 10 यूनिट। और हर यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चन, 10 गुणा 10, 100 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। 2 से 2.5 महीने का हमें समय मिलता है ज्ञापन निकलने के बाद। लेकिन यदि हम ज्ञापन निकलने के बाद ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं तो सफल होने के चांस 0% हमारे हो जाते हैं। क्योंकि तैयारी हमें उस दिन से करना होता है जब हम सोच लेते हैं कि हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सेलेक्ट होना चाहते हैं, उसी दिन से तैयारी करना है। फिर हमें कोई दीपावली, दशहरा, जन्मदिन, बर्थडे या अन्य कोई प्रोग्राम, रिश्तेदारी, नातेदारी, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। बस 2 चीजों पर ध्यान रखना है हमें, 2 चीजों पर ध्यान रखना है। एक तो हो गया पढ़ाई और दूसरा हो गया हमारा स्वास्थ्य, हमारा स्वास्थ्य। पहले क्या, पढ़ाई, और दूसरा हमारा स्वास्थ्य। स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। तो हम प्रथम प्रश्न की बात कर रहे थे, 10 इकाई, 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 200 नंबर के। इसी से मेरिट लिस्ट बनती है। हम प्रशासनिक पीएससी की बात कर रहे हैं, तो इसी से मेरिट लिस्ट बनेगी। और लगभग 75 से 80 क्वेश्चन के बीच में जो सही करके आ जाता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, वो मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो जाता है। अभी तक कभी भी 75 से 80 के बीच में मेरिट लिस्ट रही है, उससे ऊपर कभी गई ही नहीं है। 2019 में जो है वो जनरल और ओबीसी का जो है 74 क्वेश्चन मेरिट लिस्ट गई हुई थी। अब उसके ऊपर आपत्ति लगा दी गई और उसमें फिर से संशोधन हुआ। तो जनरल के लिए मेरिट लिस्ट बढ़ सकती है और ओबीसी के लिए एक आध क्वेश्चन कम हो सकता है, कम हो सकता है। तो इतना तो तय है कि 75 से 80 क्वेश्चन यदि हम सही करके आते हैं फर्स्ट पेपर में, तो हम मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं 100%। और इतना अच्छा सुधार किया है लोक सेवा आयोग ने कि जैसे ही हम पेपर देके आते हैं उससे 3 से 4 दिन के बाद में मेरिट, वो जो आंसर शीट जो है वो डल जाती है प्रोविजनल, और उसके बाद में दावे आपत्ति लगाने का हमें 10 दिन का समय मिलता है, और उसके बाद में फाइनल आंसर शीट डल जाती है, फाइनल आंसर शीट डल जाती है, जिसमें हमें पता चल जाता है कि हमने कितने सही किए हुए हैं। जब हम एग्जाम फॉर्म भरते हैं तब 50 रुपए का अतिरिक्त शुल्क देकर हम अपनी ओएमआर शीट भी मेल पर प्राप्त कर सकते हैं। ओएमआर शीट कभी कभी क्या होता है, हम सोचते कुछ और है, लगा कोई और देते हैं, तो उस समय भी दिक्कत हो जाती है। तो ओएमआर शीट पुख्ता प्रूफ हो जाता है कि हमने यही क्वेश्चन, यही ऑप्शन लगाया है। तो इतनी अच्छी पारदर्शिता की बात इसमें की जाती है। अब हमें सिलेबस देखना है और समय देखना है कि हमें लगभग कितना समय इसे पढ़ना होगा।
तो मेरे हिसाब से मेरा जो अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव जो बता रहा हूं, उसके अनुसार प्रतिदिन 6 से 7 घंटे, 8 घंटे जो कंटिन्यू पढ़ता है, निरंतर पढ़ता है, लगभग 6 महीने तक, प्रतिदिन 6 से 7 घंटे, 8 घंटे तक जो कंटिन्यू पढ़ता है, वो उसके लिए पीएससी का प्री एग्जाम निकालना बड़ा आसान रहता है। बस ये तो हो गई कि लगभग 6 महीने पहले से हमें तैयारी करना है, हर दिन 6 से 7 घंटे, 8 घंटे पढ़ाई करना है और कंटिन्यू पढ़ाई करना है। बीच में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, बीच में हमारे गैप नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से पढ़ाई करना होता है। सबसे जरूरी चीज है पढ़ाई में ईमानदारी। हम मन से, तन से, मस्तिष्क से एक जगह बैठे हुए हो तो पीएससी की तैयारी होती है। ऐसे नहीं कि हम किताब लेके बैठे हुए, हमारा ध्यान कहीं और है, तो हम पीएससी की तैयारी नहीं कर सकते हैं, अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। इसी प्रकार हम पीएससी की तैयारी के लिए किसी साथी को नहीं ढूंढ सकते कि हमारे साथ वो साथ में बैठ के पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ रहा तो हम भी नहीं पढ़ रहे हैं। किसी कोचिंग में जा रहे हैं और हमारा साथी आज छुट्टी कर रहा है तो हम भी छुट्टी कर रहे हैं। ये यदि हम सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हमें तैयारी करने के लिए अपने आप को तैयार करना है, किसी की हमें जरूरत नहीं है। अब हम देखें 6 से 7 घंटे का शेड्यूल कैसे हम तैयारी करें। आयोग द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि लगभग 30% क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश से ही होंगे, मध्य प्रदेश से ही होंगे। तो कुछ यूनिट ऐसी है जो सीधी मध्य प्रदेश के सिलेबस से बनी हुई है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो इसकी पहली यूनिट, अब जरा ध्यान से हम नोट भी करें कि हमें 6 से 7 घंटे का कैसे टाइम टेबल बनाना है, कैसे इसे टुकड़ों में बांटना है। जरूरी नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के पढ़ाई कर सकते हैं, जब समय मिले तब पढ़ाई करना है, नियमित रूप से करना है, एक टाइम टेबल बना के करना है। ठीक, अब हम देखें कि मध्य प्रदेश से संबंधित जो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो पहली यूनिट मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। पहली यूनिट क्या? मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। तीसरी यूनिट मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश का भूगोल। और पांचवी यूनिट राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था। कितनी यूनिट हो गई? 3 यूनिट हो गई, 3 यूनिट, पहली, तीसरी और पांचवी, पहली, तीसरी और पांचवी। एक और यूनिट जो है 8वीं यूनिट, 8वीं यूनिट अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। तो इसमें से भी 1, 2, 3 क्वेश्चन मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। तो पहली, तीसरी, पांचवी और 8वीं यूनिट, ये 4 यूनिट जो है डायरेक्ट मध्य प्रदेश से संबंधित है। 10वीं यूनिट भी देखे तो उसमें देखे तो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, मध्य प्रदेश राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। इस तरीके से आयोग भी जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ऐसे 4-5 आयोग जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो पूरी 4 यूनिट जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है और इसके लिए हमें 2 घंटे का समय निर्धारित करना है। मध्य प्रदेश के लिए हमें हर दिन 2 घंटे निकालना ही है। कभी हम एक यूनिट लेकर नहीं बैठ सकते। अक्सर बच्चे जब तैयारी करते हैं, जो शुरुआत करते हैं, तो क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे हिस्ट्री ले लिया तो 1 महीने तक हिस्ट्री कंप्लीट करते रहते हैं, फिर ज्योग्राफी उठाते हैं और 1 महीने तक ज्योग्राफी उठाते रहते हैं। जब हम 1 महीने तक कंटिन्यू ज्योग्राफी पढ़ते हैं
तो जो हिस्ट्री से हमने जान पहचान बनाई थी अब वो हमारे लिए अपरिचित हो जाता है, फिर हमें याद ही नहीं होता, फिर दोबारा याद करना पड़ता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। हर दिन हर सब्जेक्ट पढ़े। मध्य प्रदेश के लिए हम 2 घंटे निकाले और उस 2 घंटे में भी ये देखिए कि मध्य प्रदेश का इतिहास आधा घंटा पढ़ना है, मध्य प्रदेश का भूगोल आधा घंटा पढ़ना है, मध्य प्रदेश का जो राजस्व व्यवस्था है वो आधा घंटा पढ़ना है, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है वो आधा घंटा पढ़ना है। या दिन डिसाइड कर ले कि सप्ताह में 7 दिन है तो 6 दिन हम पढ़ेंगे, एक दिन हम टेस्ट देंगे, एक दिन ज्योग्राफी पढ़ लेंगे मध्य प्रदेश का, एक दिन मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ लेंगे, एक दिन मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति पढ़ लेंगे, एक दिन मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ लेंगे, एक दिन मध्य प्रदेश के आयोग पढ़ लेंगे, एक दिन मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे। ऐसे चाहे तो घंटे निर्धारित करो या फिर दिन निर्धारित करो, लेकिन हर दिन हमें ये पढ़ना ही है। बात समझ में आई? 4 यूनिट का हमने आपको प्लान बता दिया कि 4 यूनिट की हमें तैयारी कैसे करना है। अब हम बात करते हैं दूसरी यूनिट की, और दूसरा यूनिट है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, इसमें तीनों प्राचीन इतिहास, मध्यकाल मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास, तीनों है। वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें नहीं, तीनों इतिहास, भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, तीनों इतिहास हमें पढ़ना है। तो इसके लिए क्या करें, लगभग 1 घंटा हमें देना होगा। हर दिन हमें 1 घंटा देना है और सप्ताह में 2-2 दिन हमें डिसाइड करना है कि 2 दिन हम प्राचीन इतिहास पढ़े, 2 दिन मध्यकालीन इतिहास पढ़े और 2 दिन आधुनिक इतिहास पढ़े। कई लोगों से जब मेरी बात होती है तो वो बोलते हैं कि हमने अभी आधुनिक इतिहास ही पढ़ा है, प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ा। कुछ लोग बोलते हैं हमने अभी प्राचीन इतिहास पढ़ा है, मध्यकाल नहीं पढ़ा। ये कैसी तैयारी हुई हमारे पे? ये तो अधूरी तैयारी हो गई। हमें शुरुआत ऐसी करना है कि पूरा इतिहास लेकर चलना है, प्राचीन इतिहास भी, मध्यकाल भी और आधुनिक भारत भी। बात समझ में आ गई हमारी? तो इसके लिए हमें 1 घंटा देना ही है इतिहास के लिए। अब हमारे कितने घंटे हो गए? 3 घंटे। कितने घंटे? 3 घंटे। अब जो चौथी यूनिट है वो बड़ी महत्वपूर्ण है और उसमें भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल। ये ऐसी यूनिट है जो प्री की भी तैयारी करवाता है और मेंस की भी तैयारी करवाता है। शुरुआत हमें ऐसी यूनिट से करना है और इससे लगभग हमें 1 घंटा हर दिन देना है। 3-3 दिन बांट ले या आधा घंटा बांट ले हर दिन। 3 दिन भारत का इतिहास पढ़े और 3 दिन भौतिक भूगोल या विश्व का भूगोल पढ़े, या आधा घंटा भारत का भूगोल पढ़े और आधा घंटा विश्व का भूगोल भौतिक भूगोल पढ़े। जैसे नदियों वाला टाइप टॉपिक ले लिया तो भारत की भी नदियां पढ़े और विश्व की भी नदियां पढ़ ले, 1 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमने भारत की नदियां ही पढ़ ली, विश्व की नदियां हमने आज तक पढ़ी ही नहीं। गलत तैयारी है हमारी, रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं फिर, और फिर हम 10 साल तक तैयारी करते रहेंगे और कई बार ऐसा होगा कि हमने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा ही नहीं होगा। ऐसी भी नौबत आ सकती है। तो पूरा सब सिलेबस अब हमने कितने घंटे पढ़ लिया? 4 घंटे पढ़ लिया। पहली, तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं यूनिट। इसके लिए हमने 2 घंटे निकाले। दूसरी यूनिट के लिए 1 घंटा, चौथी यूनिट के लिए 1 घंटा। टोटल हमारे कितने घंटे हो गए? 4 घंटे हो गए। और हमने लगभग 7 यूनिट जो है हमने अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हमारे पास में 2 महत्वपूर्ण यूनिट बची है। 2 महत्वपूर्ण यूनिट, 6वीं और 7वीं। 6वीं यूनिट है भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं।
10 तो आना ही है, 11 भी हो सकता है, लेकिन 10 तो आना ही है। और ये ऐसी यूनिट है जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ याद है, हमारे सिलेबस को आसान कर देती है। तो इसके लिए लगभग 1 घंटा हमें निकालना है। लगभग शब्द का इस्तेमाल इसलिए करता हूं कि कुछ लोग आर्ट साइड के हैं और कुछ लोग साइंस साइड के हैं। तो आर्ट साइड के हैं तो इसे 40 मिनट दे दें, क्योंकि उन्होंने हो सकता है पहले से इसे पढ़ा हो। साइंस ग्रुप के हैं, उन्होंने इसे कम पढ़ा होगा तो 1 घंटा 10 मिनट भी दे सकते हैं, लगभग की बात कर रहा हूं। तो लगभग 1 घंटा इसे देना है। और 7वीं यूनिट जो है वह विज्ञान एवं पर्यावरण, पूरा विज्ञान इसमें है। भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, पर्यावरण है, कंप्यूटर साइंस है, सब कुछ इसके अंदर है। और हमें इसको भी 1 घंटे देना है। तो कंटिन्यू हर दिन हमें सभी सब्जेक्ट को छूना है। और जब भी हम तैयारी करें तो तैयारी कहां से करें? शुरुआत से करें। हिस्ट्री में हमने मौर्य काल पढ़ लिया, अब गुप्त काल शुरू कर रहे हैं। तो जब भी हम गुप्त काल पढ़ेंगे तो 2 मिनट 5 मिनट के लिए एक बार मौर्य काल को जरूर पढ़े, नहीं तो सम्राट अशोक भूल जाएंगे कि आप कौन, फिर हमें दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जब भी शुरुआत करें तो उसे रिवाइज करते रहे हमेशा। जितना पुराना पढ़ रहे हैं उतना ही नया पढ़े, जितना नए को टाइम दे रहे हैं उतना ही जो पहले याद किया है उसको भी टाइम देते रहे, कंटिन्यूटी बनाए रखें। ठीक, तो ये 6 घंटे का शेड्यूल हो गया हमारा। पहली यूनिट हमने पढ़ ली, दूसरी पढ़ ली, तीसरी पढ़ ली, चौथी पढ़ ली, 5वीं पढ़ ली, 6वीं पढ़ ली, 7वीं पढ़ ली, आधी 8वीं यूनिट पढ़ ली हमने, आधी 10वीं यूनिट हमने पढ़ ली। अब एक यूनिट बची हमारी 9वीं यूनिट, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। कुछ आयोग बचे हैं हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, 10वीं यूनिट के, और 8वीं यूनिट अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाएं, जिसके लिए हमें हर दिन 10 से 15 मिनट देना है। तो इसके लिए हमें 1 घंटा हमें अतिरिक्त देना है। 9वीं यूनिट के लिए आधा घंटा देना है, पर्याप्त है। यदि हम हर दिन 9वीं यूनिट को आधा घंटा पढ़ लेते हैं तो 9वीं यूनिट ही हमारी सबसे अच्छी तैयार हो जाती है। बहुत कम सिलेबस है इसमें, इसका सिलेबस देखिए तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिकी। यदि हम इसको हर दिन आधा घंटा पढ़े तो हर दिन रिवीजन होते जाएगा। शुरुआत में हमें 1 महीने के अंदर हमारे इतने अच्छे नोट्स इसके तैयार हो जाएंगे, और फिर हमें 1 महीने बाद सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही रहेगा, याद करना रहेगा। ये जो टेक्निक मैंने बताई है इसके अनुसार कोई तैयारी कर लेता है तो 100% गारंटी के साथ में जो है उसका प्री क्वालिफाई होना रुक ही नहीं सकता। अब एक बात हमारी रह गई बताने की, और वो है अखबार। अखबार हमें पढ़ना है, कोई भी एक राष्ट्रीय स्तर का अखबार हमें पढ़ना है। तो हमने क्या बताया, 7 से 8 घंटे कंटिन्यू हर दिन हमें पढ़ाई करना है, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करना है। अब क्या होता है, कभी कभी अभी जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा पद्धति जो अपनाई है उसके अनुसार हिस्ट्री भी पूछा जाता है तो करंट अफेयर से जोड़ के पूछा जाता है, ज्योग्राफी भी पूछा जाता है तो करंट अफेयर से जोड़ के पूछा जाता है, पॉलिटी से भी क्वेश्चन बनता है तो करंट अफेयर से जोड़ के पूछा जाता है। मतलब राजनीति से संबंधित कोई क्वेश्चन हुआ है, कोई घटना घटी है तो उससे संबंधित इतिहास की कोई घटना पूछ लेंगे। जैसे अभी हमारे यहाँ जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रखा हुआ है, तो अब इतिहास में हम ढूंढेंगे कि रानी कमलापति कौन थी, रानी कमलापति कौन थी, कहां की रानी थी, क्या हुआ, ऐसे इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसे कहीं भूकंप वगैरह आता है, कुछ होता है तो इतिहास में भी उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो हमें करंट अफेयर्स पढ़ते रहना है, और करंट अफेयर्स से संबंधित ही हमें इतिहास भी देखना है,
भूगोल भी देखना है, राजनीतिक व्यवस्था भी हमें देखना होता है। एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण, कि हम लोग जो है किसी एक बुक को लेकर पढ़ते रहते हैं, किसी एक बुक को लेकर पढ़ते रहते हैं। अब बुक का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन लगभग एक एक सब्जेक्ट के लिए एक एक बुक डिसाइड कर लेते हैं, मैं यही बुक में से पढ़ूंगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कभी भी लिखित में यह घोषणा नहीं की गई है कि हम इस बुक में से पेपर बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। वो सिलेबस देखते हैं और गूगल देखते हैं, गूगल है उनके पास, सिलेबस के आधार पर गूगल से सर्च करके वो क्वेश्चन पेपर डिसाइड कर सकते हैं। उनको किसी विशेष बुक को देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो जब भी हम किसी बुक में से कोई डाटा तैयार करें, कोई नोट्स बनाएं, तो गूगल से एक बार अवश्य चेक करें कि इससे संबंधित और कितनी जानकारी है। यदि मैं भी कोई लेक्चर लेता हूं, कुछ पढ़ाता हूं, तो आपको उसके बाद भी एक बार गूगल से उसे चेक करना है कि उससे संबंधित और कितनी जानकारी है जो हमारे इस वीडियो में छूट गई है। सॉल्व पेपर अवश्य देखें, पिछले वर्ष के 2, 4, 5 साल के सॉल्व पेपर अवश्य देखें। जबकि हम देख रहे हैं 2, 4, 5 साल से परीक्षा पैटर्न में जब से परिवर्तन हुआ है, इन्होंने क्वेश्चन रिपीट नहीं करते। अब पहले होता था रिपीट कर देते थे, लेकिन अब रिपीट नहीं करते। लेकिन अब हमें समझ में तो आ जाता है कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पीएससी के ट्रैक को कोई पकड़ नहीं पाया है, नहीं तो सोचे कि पिछले साल जैसे पेपर बना था इस साल भी ऐसा बने, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो हमेशा अपना पैटर्न कुछ न कुछ परिवर्तन कर देता है। 2020 का पेपर देखें तो चाहे हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी के हो, कथन उसमें ज्यादा पूछ लिए थे। 2021 में वो नहीं पूछा उन्होंने। तो इस तरीके से क्वेश्चन वो बनाते हैं। तो बड़ा जरूरी है सिलेबस को देखिए एकदम। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन ऐसे रटे कि इसमें से क्वेश्चन आना ही है। आयोग जैसी सरल यूनिट जिसके लिए हमें आधा घंटा देना है, हर दिन एक आयोग पढ़े, हर दिन एक आयोग पढ़े, तो कभी आपका आयोग से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। यदि हम हर दिन एक आयोग को देखते हैं तो हर आयोग के अभी तक जब से आयोग का गठन हुआ तब से उसके अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं, उनकी ऐसी सूची बना के हमारे दीवार पे टांग दे। याद न करे उसे, एक बार पढ़े जरूर उसे, एक बार जरूर पढ़े। हम कोशिश कर रहे थे कि जो नए बच्चे हैं वो भी हमारे सिलेबस को समझे और उसके अनुसार तैयारी करें। कोई हवा नहीं है पीएससी, कोई हवा नहीं है, कोई कठिन नहीं है। मैंने जब पहली बार पीएससी की तैयारी शुरू की थी तो तब 37 की आयु थी मेरी, तब मैंने पीएससी की तैयारी करना शुरू किया था। तो देखो, तैयारी हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। जिन्होंने एक बार लाइन छोड़ दी है, 2-4 बार प्रयास किया और फिर छोड़ दिया, अभी 40 साल के हो गए, 42 साल के हो गए, वो लोग भी एक बार मेरे साथ में तैयारी कर सकते हैं। अभी 2-3-4 दिन पहले की न्यूज है कि लोक सेवा आयोग जो है 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे रहा है हमें 1 साल के लिए, कि हम फिर से तैयारी कर सकते हैं। मैंने जब शुरुआत में तैयारी की थी तब मेरे पास न तो मैं किसी कोचिंग में गया था, न मेरे पास किसी कोचिंग के नोट्स थे। अपनी सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही मैंने 2017 के पीएससी से नायब तहसीलदार का पद प्राप्त किया हुआ था। मैंने किसी कोचिंग में ज्वाइन नहीं किया, लेकिन क्या था, बस अपना सिलेबस देखना है, टाइम हमारा डिसाइड है कि इस पेपर को इतना पढ़ना है, इस पेपर को इतना पढ़ना है, इस यूनिट को हमें इतना पढ़ना है। गलती हम यही करते हैं कि हम अपनी पसंदीदा यूनिट जो हमें बहुत पसंद होती है, जिसमें हमें पहले से कुछ बनता है, ले देके वही उठाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं और वही हमारी हार है। हमें
सब यूनिट को पढ़ना है, चाहे मीठी हो, कड़वी हो, खट्टी हो, तीखी हो, हर यूनिट को हमें पढ़ना ही है। और जो 2-4-5 साल का जिन्होंने तैयारी करने के लिए गैप दे दिया है, वो भी हमारा जो सिलेबस है उसको एक बार देखे। मैंने प्राय पूरा सिलेबस बता दिया कि ये सिलेबस है, यूनिट वाइज है, इसमें ये पढ़ना है, इतने इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने इतने नंबर के आएंगे। तो वो भी एक बार फिर से अपने मेहनत कर सकते हैं। किस्मत के भरोसे हमें बैठने की जरूरत नहीं है, हमें मेहनत की जरूरत है। अंत में यही बोलूंगा मैं, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है मित्रों, पूरी किताब बाकी है। तो शुरुआत करें, आज से करें, अभी से करें, जहां है वहीं से शुरुआत करें। कहीं हमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, बस इरादा आप लोगों को बनाने की जरूरत है। मित्रों, हम सार्थक पहल के माध्यम से आप लोगों के साथ में ऐसे मिलते रहेंगे। आप भी हमसे मिलिए, हमसे जुड़िए। सार्थक पहल एक ऐसा संस्थान है जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार की निःशुल्क तैयारी करवाता है। हमारा काम एडवर्टाइजमेंट करना नहीं है, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अनुसार यूनिट वाइज तैयारी करवाना है। अभी तक जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़े, हमारे ग्रुप को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि कोई बात यदि मेरे बोलने में छूट गई हो तो वो मैसेज करे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। यदि कोई हमसे बात करना चाहता है तो अपना मोबाइल नंबर मैसेज बॉक्स में लिखे, तो हम उससे भी कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। जहां तक अंदाज है कि मैंने प्रारंभिक परीक्षा के लिए कैसा एक ढांचा तैयार करना है, कैसे शुरुआत करना है, ये बताने की कोशिश की है। और शायद मैं अपने उद्देश्य में सफल हो जाऊं यदि आप लोग मेरी बात को समझेंगे तो। आपने इतना समय निकाला, वीडियो को देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।